हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात कर रहे हैं जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। उसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक नंबर सेट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं, एक शॉर्ट टर्म है और एक इन डेप्थ है। दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म करेंगे तो अगर आपके पास महज एक दिन का समय है या आप चाहते एक ही दिन में क्या हम पढ़ के इतना ला सकते हैं कि हम पास कर सके, बिल्कुल वो संभव है आज की डेट में। मात्र 16 घंटा का वीडियो पढ़ के पूरा मैकलेन बुक ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़ाया हुआ है इसमें। ठीक है, जो आपके पूछा जा सकता है एग्जाम के जो आउटसाइड बुक है वो भी कवर किया हुआ है। या फिर आपके पास 10 मिनट का ही समय हो हर दिन तो भी आपके लिए बड़ा इफेक्टिव कोर्स है। ये इसको करने का मतलब है कि 55 से 60% नंबर आपको आराम से आ जाएंगे। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जो थोड़ा समय दे सकते हैं। 5 दिन का अगर आप समय देते हैं तो यहाँ पे आपको आराम से 75% नंबर आप ला सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ पे सिर्फ अंतर है वैलिडिटी को लेकर। वैलिडिटी है 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी हो गया लाइफ लॉन्ग। ठीक है, प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये से दाम 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये से दाम 1200 रुपये। कॉपी पे करेंगे दाम 2000 रुपये से दाम 3000 रुपये। अब हम आते हैं सीधा सीधा सवाल के ऊपर। बोलता है कि एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन विच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ द कैश बुक। ठीक है, विच इज रिकॉर्डेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द कैश बुक। तो बोलता है कि एंट्री जो होती है ट्रांजेक्शन का, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं दोनों साइड की, दोनों साइड का जो कैश बुक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैश बुक हो गया, बट दोनों साइड रिकॉर्ड करना है। ये शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ए ऑप्शन है क्लोजिंग एंट्री, बी ऑप्शन है कॉन्ट्रा एंट्री, सी ऑप्शन है ओपनिंग एंट्री, डी ऑप्शन है एडजस्टमेंट एंट्री। इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जब दोनों साइड एंट्री करते हैं तो हम इसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ठीक है, टेली में बड़ा काम आता है ये। हम जब टेली करेंगे ना तो काम आएगा, इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए कंज्यूमर परचेज। आप सबको बहुत ध्यान सुनिए। ए कंज्यूमर परचेज is a purchase from someone in the business of providing consumer goods or services। बोलता है कोई परचेज कर रहा है, कुछ परचेज कर रहा है किसी से जो कि बिजनेस है जहाँ प्रोवाइड करने का कंज्यूमर गुड्स को या सर्विसेज को। फिर इज ए परचेज अदर देन कैश परचेज फ्रॉम समवन इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज। बोलता है एक तरह का परचेज है बट अदर देन कैश परचेज आप कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ जो कि बिजनेस है सेलिंग करने का कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज का। सी ऑप्शन है इज ए परचेज डेट में इन्वॉल्व द परचेज ऑफ गुड्स बाय ए मर्चेंट फॉर रीसेल। बोलते हैं एक तरह का परचेज है जो कि इन्वॉल्व करता है परचेज करना गुड्स को, जहाँ पे मर्चेंट कर रहा है रीसेल के लिए। डी ऑप्शन है इज ए परचेज ऑफ गुड्स फॉर ए बिजनेस और प्रोफेशनल यूज़। बोलता है एक तरह का परचेज है गुड्स का जहाँ बिजनेस के लिए या फिर कोई प्रोफेशनल यूज़ करने के लिए। अब सवाल यह है कि कंज्यूमर परचेज होता क्या है। ठीक है, तो कंज्यूमर परचेज होता है क्या, हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो कंज्यूमर परचेज सीधा सा भाषा में कोई पूछता है तो होता है एक तरह का परचेज है किसका? गुड्स का, कोई बिजनेस के लिए या फिर प्रोफेशनल यूज़ के लिए। आप क्या कर रहे हो? परचेज करोगे गुड्स को। ठीक है, बिजनेस करना है उसके लिए या फिर कोई प्रोफेशनल यूज़ करना है उसके लिए। ठीक है, ये समझ में आई बात आपको? तो बेसिकली परचेज है ये ऑफ गुड्स एंड प्रोफेशनल यूज़। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, यहाँ पे आप इसको डी मार्क कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 उसके बाद है इन एन अकाउंट इज क्लासिफाइड एज हाई रिस्क द फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डैश ईयर्स। बोलता है जो ऐसा अकाउंट है, क्या है, जो ऐसा अकाउंट है जिसको हम क्लासीफाई किए हुए हैं हाई रिस्क के रूप में। क्या है वैसे अकाउंट जो हम क्लासीफाई किए हुए हैं हाई रिस्क के रूप में, तो हम फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हम लेते हैं। बट कितने साल के बाद? शब्द कितने साल के बाद, इसको ध्यान सुनिए। ए ऑप्शन है 10 ईयर्स, बी ऑप्शन है 8 ईयर्स, सी ऑप्शन है 3 ईयर्स, डी ऑप्शन है 2 ईयर्स। नेचुरल से बात, हाई रिस्क होगा तो हम 2 ईयर्स लेंगे, मालूम ही होगा आपको। और 8 ईयर्स किस में हो जाएगा? मीडियम रिस्क में। ठीक है, सॉरी 8 ईयर किस में जाएगा? मीडियम रिस्क में। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि 10 साल कहाँ हो जाएगा? लो रिस्क में। याद रखिएगा ये सब चीज़ें पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो ऐसे मालूम ही होगा बट जान के रखिए। तो आपको वहाँ पे फ्रेश केवाईसी लेना है। अगर आप हाई रिस्क है 2 साल पे लेना है, फ्रेश केवाईसी लेना है मीडियम रिस्क में 8 साल में, और लो रिस्क में 10 साल। तो हमारे यहाँ हाई रिस्क का सवाल था इसलिए आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एज पर सेक्शन 269T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन केस
बैंक पेज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ टर्म डिपॉजिट एबव द प्रेस्क्राइब लिमिट इन कैश, पेनाल्टी विल बी। अब यहाँ पे असली चीज़ है, एक क्या है, एक सेक्शन दिया हुआ है, क्या दिया, एक सेक्शन दिया हुआ है 29T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्या 29T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है, इसमें बोलता है कि बैंक जो है, अगर बैंक पे कर देता है, क्या करता है, बैंक पे करता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे कर देता है, या इंटरेस्ट जो होता है टर्म डिपॉजिट का वो पे करता है, बट जो एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट होती है कैश में पे करने का उससे ज़्यादा कर देता है, क्या है, जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उससे ज़्यादा है पे कर देता है, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे पेनाल्टी लगने लग जाती है। क्या है, पेनाल्टी लगती है, क्योंकि सेक्शन 2690 ये बोलता है कि आप पे कर सकते हो, बैंक पे कर सकती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट, बट उसका एक लिमिट है कैश में पे करने का। क्या है, एक लिमिट है कैश में पे करने का। ठीक है, आप अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए अलग बात है, बट कैश में पे कर उसका एक लिमिट होता है। वो क्या लिमिट है वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, और क्या लिमिट नहीं पूछा आपसे, पेनाल्टी पूछ रहा है, पेनाल्टी क्या है लगेगा वो पूछ रहा है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है, जैसे ए ऑप्शन है ₹5,000, बी ऑप्शन है ₹10,000, सी ऑप्शन है ₹20,000, ए ऑप्शन है इक्वल टू अमाउंट पेड। ठीक है, तो जितना आपने कैश में पे कर दिया है, जो लिमिट से ज़्यादा पे कर दिया आपने जितना कैश में, उतना का पेनल्टी लग जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इक्वल टू द अमाउंट पेड, जितना पेनल्टी लग गया आपको, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, RBI हैज स्पेसिफिकली आस्क्ड बैंक्स नॉट टू ओपन सेविंग अकाउंट इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट, इन द नेम ऑफ सॉरी। तो आप बोलते हैं कि आरबीआई जो है आपको स्पेसिफिकली यानी बोला हुआ है, जान बोला हुआ है बैंक को कि नहीं ओपन करना है सेविंग बैंक अकाउंट। क्या करना है आपको, सेविंग बैंक अकाउंट बिल्कुल नहीं ओपन करना है। किसके नाम पे, इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे, पहला पॉइंट दिया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा पॉइंट है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और सेविंग कमिटीज, तीसरा पॉइंट है टैक्स स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन सोसाइटीज। हम यहाँ बात कर रहे हैं सेविंग बैंक अकाउंट की, किसकी बात कर रहे हैं, सेविंग बैंक अकाउंट को नहीं खोलने का आदेश दिया है आरबीआई ने। ए ऑप्शन है ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन है 1 and 3, सी ऑप्शन है 1, 2 and 3, डी ऑप्शन है 1, 2 and 3। अब बताइए, तो बेसिकली इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें हो जाएगा कि बैंक, आरबीआई मना करती है बैंक को नहीं ओपन करने का सेविंग बैंक अकाउंट, जहाँ पे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो हो जाएगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में या कमेटी में काम कर रहे हैं वो हो जाएगा, स्टेट टैक्स बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन या सोसाइटीज़ में काम कर रहे होंगे वो हो जाएगा। तीन के तीनों में आप नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, यानी डी ऑप्शन है, इस तरह के केसेस में आप सेविंग बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिए इस तरह के केस में क्या आप सेविंग बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6, BCSBI हैज इन कोलैबोरेशन विद इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA इवॉल्व 2 कोड्स विच आर दे। अब बोलता है कि BCSBI ने कोलैबोरेशन किया हुआ है इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ, यानी हम जिसको IBA बोलते हैं, और यहाँ पे 2 कोड निकाला है इन्होंने। क्या निकाला, इवॉल्व किया है 2 कोड। वो कौन कौन से हैं 2 कोड, एक हो गया, पहला हो गया कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर, बैंक का कमिटमेंट क्या है कस्टमर के लिए वो। दूसरा पॉइंट है कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के लिए क्या बैंक का कमिटमेंट है वो। तीसरा है कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, बैंक का कमिटमेंट क्या होगा माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। ए ऑप्शन 1 and 2, बी ऑप्शन है 1 and 3, सी ऑप्शन है 2 and 3, ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। बताना है इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए एक चीज़ हमें से याद रखिएगा, BCSBI ने जब कोलैबोरेशन किया है इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ, तो सिर्फ वो कस्टमर के लिए करता है। किस लिए करता है, कस्टमर के लिए। तो अब यहाँ पे जो कोड है बैंक का कमिटमेंट, ठीक है, बैंक की जो कमिटमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के लिए होगी। बिल्कुल सही बात है, नेचुरल सी बात है, कस्टमर के लिए करेगा वो। ओके, उसके बाद दूसरा चीज़ है कोड होगा कमिटमेंट करने का, बैंक का कमिटमेंट, नेचुरल सी बात है सीनियर सिटीजन के लिए, भी तो कस्टमर है आपका। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई। फिर हम बात करें कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए नहीं होता, यानी इस चीज़ के लिए नहीं है। ये लोग जो हैं लोन लेने आते हैं, ये चाहे ये हम इसके लिए नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए कोई कमिटमेंट का ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 and 2 नहीं होगा यहाँ पे, 1 and 2 होना चाहिए, ए हो जाएगा, सॉरी 1 and 2, इसको हटा दीजिए। सही ऑप्शन है 1 and 2, दिस इज नॉट बी, दिस इज ए, 1 and 2 हो जाएगा इस केस में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ बोलता है इन केस ऑफ जॉइंटली ऑपरेटेड लॉकर्स राइट ऑफ नॉमिनी स्टार्ट्स। तो बोलता है अगर जो जॉइंटली ऑपरेटेड लॉकर है, क्या है, जॉइंटली ऑपरेटेड लॉकर है, जो राइट होता है नॉमिनी का स्टार्ट कब होता है, पहला है
ओनली आफ्टर डेथ ऑफ ऑल लॉकर होल्डर्स, जब सभी का डेथ हो जाएगा तभी। दूसरा इमीडिएटली आफ्टर डेथ ऑफ एनी ऑफ द हायरर्स, ठीक है, कोई भी हायरर का डेथ हो गया तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे। तो अगर एक केस जॉइंटली ऑपरेटेड लॉकर जो राइट होता है नॉमिनी का, ठीक है, इस पर सवाल है। तो ए ऑप्शन ओनली वन, बी ऑप्शन ओनली टू, सी ऑप्शन आइदर वन और टू, डी ऑप्शन बोथ वन एंड और टू, वन एंड टी है, वन एंड टू है। देखिए जॉइंटली ऑपरेटेड लॉकर होता है जब राइट होता है नॉमिनी का, वो तभी स्टार्ट हो जाता है जब कभी भी डेथ होता है, ठीक है, और वो डेथ इमिडिएटली हो जाता है किसी भी हायरर का। मान लेते दो लोग हैं, तो अगर डेथ हो गया है किसी भी हायरर का, एनी ऑफ द हायरर्स, कोई भी आदमी मर गया, तो उसके बाद तुरंत इसका स्टार्ट हो जाता है, यानी 7 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एज पर केवाईसी गाइडलाइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर्स इज हैविंग हाई रिस्क। बोलता है जो केवाईसी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कौन सा ऐसा कस्टमर होगा जिसका पास बहुत हाई रिस्क है। ए ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बी ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सी ऑप्शन स्मॉल बिजनेसमैन, डी ऑप्शन पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन रेसिडेंट अब्रोड। बोलता है कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा हाई रिस्क है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, इसको सैलरी आती है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी सैलरी आती है, बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेसमैन है, चलो कुछ ना कुछ कमा लेता है, ये सब लोग हो जाएंगे आपके लो रिस्क में। क्या हो जाएंगे, सारे के सारे लोग लो रिस्क में आ जाते हैं। पर हाई रिस्क वाले कौन हो जाएंगे, जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, उसको बोलते PEP भी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोलते हैं, PEP, जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है और रेसिडेंट अब्रोड में है, ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क कस्टमर है। तो हम इसको डी ऑप्शन में मार्क करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नो मेंबर ऑफ स्टाफ देन अदर देन कैशियर टेलर शुड रिसीव मनी ओवर द काउंटर फ्रॉम डिपोजिटर्स। नोटिस टू दिस इफेक्ट शुड बी प्रॉम्प्टली डिस्प्लेड इन इंग्लिश एंड ऑल्सो द रीजनल लैंग्वेज नियर द। अब बोलता है कि कोई भी मेंबर होगा, शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी मेंबर होगा स्टाफ का कैशियर के अलावा या टेलर के अलावा, ठीक है, कैशियर के अलावा या टेलर के अलावा नहीं रिसीव कर सकता है मनी, ठीक है, ओवर द काउंटर, ठीक है, डिपॉजिटर से। अब बोलते हैं इस नोटिस को लाना जरूरी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले करेंगे। एक तो भाषा इंग्लिश हमेशा रखा जाती है, इंग्लिश तो हमेशा डिस्प्ले करना ही करना है, और साथ ही साथ आपको जो रीजनल लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें भी आपको डिस्प्ले करना अनिवार्य है। अब कहाँ करेंगे, पहला पॉइंट है कैश डिपार्टमेंट, दूसरा पॉइंट है ब्रांच मैनेजर केवल, तीसरा पॉइंट है इंट्रेंस। ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन है 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। अब सही ऑप्शन बताइए। यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कैश डिपार्टमेंट के सामने रखना होगा, ये नोटिस चिपकाना होगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा BM कैबिन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं, और इंट्रेंस के साथ, और इंट्रेंस जब आप जाएंगे तो इंट्रेंस पे भी ये मैसेज चिपका होना चाहिए, नहीं सिर्फ हम बोल सकते हैं 1 एंड 3, ठीक है, सही ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, रेवेन्यू रिसिप्ट आर सोन इन। अब रेवेन्यू रिसिप्ट हम कहाँ दिखाएंगे। ए ऑप्शन है बैलेंस शीट, बी ऑप्शन है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डी ऑप्शन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट हम कहाँ दिखाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। रेवेन्यू रिसिप्ट को हम दिखाएंगे आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको डिस्प्ले करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं, एक शॉर्ट टर्म है और एक इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि आप एक दिन में ही पढ़ के एग्जाम को जहाँ पास करना चाहते हैं उसके लिए बड़ा ही अच्छा है ये। या फिर आपके पास मान लेते 10 ही मिनट का टाइम है हर दिन पढ़ने के लिए, तो 10 मिनट का समय निकाल के आराम से इसको पढ़ सकते हैं, आराम से इस कोर्स को वाइंड अप कर सकते हैं। इसको करने का मतलब है कि आप 55 से 60% नंबर ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो थोड़ा और डिटेल में होता है, या 5 दिन का समय लगेगा। इसको करने का मतलब है कि आप आराम से 75% का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। हम वैलिडिटी की बात करें 6 महीने की वैलिडिटी होगी, और यहाँ वैलिडिटी हो गया लाइफ लॉन्ग, ठीक है। प्रिंसिपल्स का दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये, अकाउंटिंग का दाम है 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये, लीगल का दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये, कॉम्पे का दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हो, फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibmed.com, ईमेल ID हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।